सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम देने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए ये लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 अप्रैल से मैं मेंस कैप्सूल फ्री शुरू किया हूँ, जिसके थ्रू जितना भी सब्जेक्ट है, चाहे जिसमें फर्स्ट है, सेकंड है, करंट अफेयर्स है, निबंध है, सबको मैं बारी बारी से मतलब कि लेक्चर लेके टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। अभी तक इसमें आपका इस सीरीज में इंटरनेशनल लेवल का कल मैं लगभग 4 या 5 टॉपिक बताया था। आज इस लेक्चर में जो भी पार्ट छूट गया है, जैसे कि इसमें इंडिया चाइना संबंध आज हम कवर करेंगे, क्वाड को करेंगे, ब्रिक्स को करेंगे, संघाई को करेंगे, और भी जो 1-2 इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसको भी हम इसमें कवर करेंगे। कल के लेक्चर में एआई को मैं आपको अच्छे से डिस्कस किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के टॉपिक को भी मैं बता दिया हूँ। फिर इसके बाद जो भारत पड़ोसी देश में क्या इसकी विशेषता है, इसके संबंधित जो भी आपका प्रॉब्लम्स है उसको मैं कवर किया था, और इसमें भारत पाकिस्तान संबंध में क्या तनाव है और उस तनाव को कैसे दूर किया जाए, इस पर भी मैं डिस्कस कल किया था। आज के इस लेक्चर में जो भारत चीन है, भारत मालदीव है, क्वाड, ब्रिक्स, शंघाई, ये सब टॉपिक को मैं कवर करूँगा। बाकी अभी तक इस सीरीज में चूँकि 1 अप्रैल से मैं शुरू किया हूँ, और कौन कौन सा टॉपिक हम लोग करेंगे अगले 20-25 दिन में, ये भी जो है ना मैं एक पीडीएफ बना दे, आप उसको देख लीजिए, और उसी अकॉर्डिंग मैं सारा चीज़ आपको कवर करा रहा हूँ। तो आज आइए मैं इस लेक्चर को शुरू करता हूँ। देखिए, और मेरा मेनली फोकस इस पर ये है, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ाऊँ या मैं पॉलिटी या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या आईआर कुछ भी पढ़ाऊँ, मैं सिर्फ आपको हर एक टॉपिक का जो की टर्म जो आप एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम में लिखेंगे उसको सिर्फ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, अगर इंडिया चाइना संबंध आप अगर पढ़ाया जाए तो ये 2 घंटे का टॉपिक भी हो सकता है, 3 घंटे का भी टॉपिक हो, लेकिन यहाँ पे मेनली है कि डिवीजन के पर्पज़ से कैसे उसको हम जल्दी हर एक पॉइंट को मतलब कि रिवाइज कर पाए, वो मेरा मेन फोकस है। बाकी आप लोग जो पहले पढ़े हैं उसको भी कुछ रिकॉल कर लीजिए, बाकी इससे करके आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। देखिए, अगर भारत चाइना संबंध को देखा जाए तो इसका भूमिका मोटा मोटी क्या सोच के हम जाएंगे। देखिए, मैं बोलता हूँ कि हालांकि भूमिका तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, नोट, लेकिन अभी से हम कुछ टॉपिक पर जो है ना, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के भूमिका आप सोच सकते हैं, नो डाउट है, ठीक है। देखिए, इसमें सिंपल हम ये लिख सकते हैं, भारत चाइना संबंध के भूमिका में दुनिया की आबादी का लगभग 40% दोनों देश शेयर करता है, ठीक ना। पड़ोसी है दोनों, ऐतिहासिक संबंध भी है, लेकिन कई मुद्दे पर तनाव है, ऐसा कुछ एक आप कर सकते हैं, ठीक ना। और इसमें देखिए कैसे कैसे अगर आप इसका अगर टाइमलाइन देखिएगा, 1954 में पंचशील समझौता दोनों देशों के बीच हुआ था शांति को लेकर, ठीक ना। इसके बाद देखिएगा जस्ट यहाँ से 8 साल के बाद भारत चीन के बीच युद्ध होता है और रिश्ता बहुत ही मतलब निचले पायदान पर चला जाता है। फिर आप देखिए लगभग 20-22-24 साल के बाद फिर 1988 में जब एक सुधार हुआ, जब राजीव गांधी चाइना का दौरा किया और बहुत कुछ बात हुआ, ठीक ना। फिर 2000 में व्यापार शुरू हुआ, और अभी पिछले 7-8 वर्षों में क्या हुआ है, सीमा पर झड़प हुआ, चाहे गलवान घाटी का मामला हो, पूर्वी लद्दाख का मामला हो, तो फिर इस बीच में काफ़ी तनाव देखा गया। लेकिन हाँ, अभी कुछ कई जगह जो है ना, कई मौके पर ऐसा हुआ कि रिश्ते में कुछ सुधार होने की गुंजाइश है, बातचीत हो रहा है और आगे बढ़ने की दोनों देश बात कर रहा है। तो आप ऐसे करके जब भी कभी कोई देश का संबंध लिखेंगे, देखिए कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, ऐसे करके कोई आप फ्लो चार्ट या डायग्राम में बना के लिख सकते हैं, और टाइम भी आपका क्या होगा, बचेगा। आइए तो मेन हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से विवाद के बिंदु है, मैं की टर्म को डिस्कस करता हूँ, बाकी आप इसमें पढ़े हुए। देखिए, सबसे पहला विवाद है सीमा विवाद। सीमा विवाद मेनली 2, एक तो जो वेस्टर्न जो बॉर्डर है वहाँ अक्साई चीन का जो हिस्सा है वो, क्योंकि भारत कहीं पहले था उस पर कब्जा किया गया, तो अक्साई चीन का मामला बता सकते हैं। मिडिल वाला में जैसे उत्तराखंड या कुछ हिमाचल प्रदेश कुछ इलाका, बाकी यहाँ उतना विशेष नहीं, लेकिन हाँ मेनली आपका ईस्टर्न जो पार्ट है अरुणाचल प्रदेश के कई सारे जिले पर जो है ना चीन कहता है कि ये मेरा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी आप सीमा विवाद लिखिएगा, इसमें पश्चिमी क्षेत्र को और ये पूर्वी क्षेत्र को आप यहाँ पे थोड़ा सा मैप ऐसे लीजिएगा। देखिए, मैप जब भी कभी आप आंसर लिखा तो यहाँ पे मैप दिखा दीजिएगा, यहाँ अक्साई चीन का दिखा दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अरुणाचल यहाँ विवाद है तो ये दिखा सकते हैं आप। तो सबसे पहला आप इसमें हो गया सीमा विवाद। दूसरा देखिए, अभी हाल फिलहाल में सैन्य गतिरोध दोनों देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा हुआ है, चाहे गलवान घाटी का मामला हो या पूर्वी लद्दाख का मामला, ये दिखा सकते हैं। व्यापार और संतुलन, देखिए व्यापार जो है ना, भारत जो है ना 85 मिलियन ज़्यादा घाटे के साथ चल रहा है भारत, ठीक ना। तो ये व्यापार असंतुलन है, क्योंकि मैक्सिमम इंपोर्ट चाइना से करते हैं तो उसका दाम काफ़ी ज़्यादा है, ये है। चौथा अगर पॉइंट हम देखेंगे तो सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाइना का है, चाहे ब्रह्मपुत्र पर जल विद्युत का
परियोजना हो या तिब्बत में कई तरह के विकास कार्यक्रम हो, ये कहीं ना कहीं जो सीमावर्ती इलाके में जो चाइना का जो डेवलपमेंट कर रहा है तो वो हमारे लिए कहीं ना खतरा का एक कारण बन सकता है। बाकी देखिए चीन क्या कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए हमारे संप्रभुता के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहा है। देखिए अगर ये भारत है तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए, मोतियों की माला के जरिए चाइना क्या कर रहा है, हमको घेरने की नीति, यहाँ बांग्लादेश में, यहाँ आपका म्यांमार में, फिर यहाँ श्रीलंका में, फिर यहाँ इधर पाकिस्तान में, ऐसे कई आसपास के पड़ोसी देशों में जो वो कुछ बंदरगाह का जो डेवलप कर रहा है, कहीं ना कहीं हमको घेरने की वो क्या कर रहा है, नीति कर रहा है। उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए जो है ना, आप सीमा जो हमारे जो भी सीमावर्ती क्षेत्रों में वो भी अपनी मतलब विकास पड़ोसी देशों में कर रहा है, तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है। तो ये आप 3-4 पॉइंट एग्जाम में आप जरूर लिखेंगे, ये प्रोजेक्ट जो चाइना का है, ताकि आपका आंसर काफ़ी अच्छा हो। और बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ में जो ना सदस्यता में हमारा वो कहीं ना कहीं बाधा है, बैरियर है। चाइना कभी ये नहीं चाह रहा है कि भारत को ना इसमें क्या मिले, स्थायी सदस्यता मिले। और इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरह से क्वाड में इंडिया एक्टिव हो रहा है, तो क्वाड को लेकर चाइना का बहुत कोई पॉजिटिव मतलब कि उनका व्यू नहीं है, बात निगेटिव व्यू है। तो ये आप 7-8 पॉइंट जो है ना भारत चीन के बीच विवाद के प्रमुख बिंदु हैं, इतना अगर आप लिख देंगे। देखिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दे, मान लेते हैं एक IR में कि भारत चीन के बीच तनाव के प्रमुख बिंदु क्या है, तो आप इसी बिंदु को आराम से 4 मिनट में लिख सकते हैं और बेहतर मार्क्स आप ज्ञान कर सकते हैं, नो डाउट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये तो हो गया विवाद का बिंदु। अब कुछ सहयोग के बिंदु भी दोनों देशों के बीच, जैसे कि व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग है। हालांकि हम व्यापार घाटे में भले ही हैं, लेकिन व्यापार होना कहीं ना कहीं एक बेहतर संबंध को इशारा करता है। तो आप लगभग अभी 118 मिलियन डॉलर व्यापार दोनों देशों को मोटा मोटी हो रहा है, ठीक ना, ये दिखा लीजिएगा, ठीक ना। फिर देखिए अवसंरचना और वित्त पोषण और कनेक्टिविटी को लेकर न्यू डेवलपमेंट जो बैंक जो ब्रिक्स के तहत बना है, तो दोनों देश ना कई तरह में जो है ना ऐसा काम कर रहा है। क्लाइमेट चेंज में और जो नवीकरणीय ऊर्जा में दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर की हम बात करते हैं तो दवा सामग्री चाइना से आता है हमारा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सहयोग है। पर्यटन में काफ़ी सहयोग है। संघाई का मतलब संघाई सहयोग संगठन का दोनों देश मेंबर है और ब्रिक्स का भी मेंबर है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ऐसा पिलर है जिसके जरिए दोनों के बीच आपका क्या है, सहयोग है। और स्पेस टेक्नोलॉजी में कई सारा ऐसा एरिया है जहाँ भारत चीन क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो आप इतना मोटा मोटा बात लिख देंगे तो आपका इसमें काम हो जाएगा। अब देखिए आपको मैं क्या विवाद है क्या सहयोग बता दिया, अब इसमें आगे की राह क्या होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन 60 से 62 में बीपीएससी पूछा चीन संबंध को लेकर कि ऐसे कौन से गांधीवादी तरीके हैं जिससे दोनों देश के बीच के तनाव को कम किया जा सकता है। तो देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, जब भी कोई विवाद होगा तो सबसे बड़ा उसका है संवाद करना। कई दौर की वार्ताएं अभी हुआ, जब गलवान घाटी में सैन्य झड़प हुआ दोनों देशों के बीच, आप देखिए कई दौर की बैठकें हुई, ठीक ना। तो बातचीत ही एक ऐसा तरीका है आप किसी भी समस्या का बेहतर समाधान कर सकते हैं। और गांधीवादी तकनीक ऐसा है जहां आप ऐसे समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो भी सीमा पर हमको भारत को क्या करनी चाहिए, जहां भी जो सीमावर्ती क्षेत्र है सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से हमको सीमा का विकास करना चाहिए और कई तरह के कूटनीतिक प्रयास के जरिए संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। और चूँकि बहुपक्षीय सहयोग चाहे संघाई के जरिए हो जाए, ब्रिक्स के जरिए हो जाए और भी कुछ जो, क्योंकि देखिए साउथ ग्लोबल की जहाँ तक बात है मतलब ऐसे करके हम लोग ना कॉमन मुद्दे पर एक बेहतर सहयोग कर सकते। क्लाइमेट चेंज है, एनर्जी का मुद्दा है, साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा, ऐसे कई सारे आतंकवाद का मुद्दा है जहाँ दोनों देश जो है ना साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो इतना अगर इसमें अगर करेंगे तो आपका आराम से कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो इसमें आप बना सकते हैं। आप यहाँ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ये हो सकता है कि इंडिया एंड चाइना दोनों पड़ोसी देश है लेकिन अभी भी वो फ्रेंड नहीं है। इस संदर्भ में आप ये बताइए कि दोनों के बीच जो है संबंध रिसेंट में क्या है, मतलब कि रिसेंटली में इवेंट का एग्जाम्पल देते हुए बताइए कि क्या कैसा संबंध, जो मैं बताया आपको वही इसमें आंसर में क्या करना है, आपको लिखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें इंडिया मालदीव संबंध भी काफ़ी पिछले 1-2 साल में चर्चा में रहा है, क्योंकि वहाँ जिस तरह अभी नई राष्ट्रपति जो बना है वहाँ पे आप देखिए इंडिया आउट का कैंपेन चला। लक्षद्वीप का मुद्दा कुछ दिन पहले गरमाया हुआ था। तो भारत मालदीव संबंध से मे भी लॉन्ग या शॉर्ट कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है। देखिए जब भी कभी इसका इंट्रोडक्शन आप क्या लिखेंगे, सिंपल कि हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण भारत का पड़ोसी देश है मालदीव, ठीक ना। अब इसका इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या है मालदीव। देखिए सामरिक महत्व इसलिए है क्योंकि समुद्री मार्ग प्रदान करता है समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से और पश्चिमी तट के नज़दीक ही है। अगर आप देखेंगे मालदीव का इलाका जो पश्चिम तट के नज़दीक से है, क्योंकि इस होके हमारा बहुत सा व्यापार होता है, यहाँ पे कई सारे समुद्री डकैती घटनाएं होती है। अगर इनके साथ में आप दोस्ती बढ़िया होगा तो सामरिक महत्व हमको ऑब्वियस सी बात ये देगा, ठीक ना।
पर्यटन के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जो भी पर्यटक हमारे देश के मालदीव जाते हैं उनको काफ़ी वहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे उनकी देश की इकोनॉमी मोटामोटी इसी से चलता है, ठीक ना। व्यापार भी दोनों देशों के बीच है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कई सारा काम वहाँ पे भारत उस मतलब कि उस देश में अवसंरचना मतलब कि विकास में भारत काफ़ी सारा पैसा वहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। और कल्चरल जुड़ाव तो हम दोनों देशों के बीच है, चाहे भाषा को लेकर हो जाए, धर्म को लेकर जाए और प्रवासी को लेके हो जाती है, ये सब तो है। तो ये 3-4 पॉइंट में आप इसमें इंपॉर्टेंस को लेके क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब देखिए हाल फिलहाल कुछ विवाद भी आप एग्जाम में लिखेंगे। लक्षद्वीप का विवाद आया था, जो मोदी जी ट्वीट किए थे तो काफ़ी भड़क गए थे वहाँ के 3-4 मंत्री, तो आप वो विवाद हो गया था। जब ये राष्ट्रपति मोहम्मद जो मुइज़्ज़ू हैं जब चुनाव प्रचार अपने देश में कर रहे थे तो इंडिया आउट का अभियान दिए थे कि नहीं हम इंडिया यहाँ जो भी इंडिया का प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ से इंडिया को बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ था। और जो कि चीन के फेवर में बात करता है, ऐसा कर सकते हैं। संप्रभुता और सुरक्षा का दुविधा है, ठीक ना। और अभी हाल ही में एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे जिसमें भारत सहयोग कर रहा था उसको रद्द कर दिया गया। और सबसे बड़ा बात यह है कि आपका चाइना फैक्टर, मालदीव में चाइना फैक्टर कुछ ज़्यादा है, इसलिए कहीं ना कहीं इंडिया के लिए साझी स्थिति नहीं है। अभी हाल ही फिलहाल में जो है ना वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू का यात्रा हुआ है भारत में। देखिए इस यात्रा में क्या क्या मेनली बात हुआ कि भाई हम द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करेंगे, ठीक है। जो भी पीछे हुआ हम उसको छोड़ के आगे बढ़ने का हम प्रयास करेंगे। हम व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी करेंगे, विकास पर सहयोग करेंगे, चाहे जो भी प्रोजेक्ट इंडिया का वहाँ चल रहा है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। डिजिटल सहयोग करेंगे, वित्तीय सहयोग करने की बात हो रही, ऊर्जा सहयोग की बात हो रही है, स्वास्थ्य में सहयोग करने की बात हो रही है और लोगों के बीच संपर्क हम बढ़ाएंगे। ऐसा 5-6 जो है ऐसा करके समझौता अभी दोनों देशों के बीच हुआ है। आप ये भी एग्जाम में लिख सकते। देखिए भारत क्यों जरूरी है मालदीव के, देखिए पहली बात तो है कि मालदीव का जो भी आर्थिक संकट अभी चल रहा है उस आर्थिक संकट को निकलने में इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, इसलिए। और बाकी आर्थिक निर्भरता कहीं ना कहीं हमारा जो भी पर्यटक है वहाँ जाते हैं तो उसको फायदा होता है, तो उसको भी हमारी क्या जरूरत है, तो दोनों को आवश्यकता है। इसलिए हमेशा एक बेहतर संबंध के दोनों को क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। और बाकी जो भी चाइना का फैक्टर है उसको दूर करने का प्रयास इंडिया को लगातार अपने कई कूटनीतिक प्रयास करने की आवश्यकता है। ऐसा करके आप कुछ इसमें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब ये हो सकता है मे भी इंडिया मालदीव संबंध शॉर्ट या लॉन्ग कुछ भी अगर आएगा तो अगर आपका इतना कंटेंट होगा तो आप वहाँ आराम से एग्जाम में क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब हम आते हैं क्वाड को लेकर। देखिए क्वाड जो है ना अभी इसका लगभग 20 साल का मोटा मोटी इसका संगठन का हो गया है। तो देखिए क्वाड क्या है, क्वाड एक रणनीतिक डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप किसके बीच में, 4 देशों के बीच में है। जब भी कभी आप एग्जाम में इसका मैप बनाए देखिए, कुछ ऐसा मैप बने, यहाँ इंडिया दिखा दीजिए, यहाँ जापान दिखा दीजिए, यहाँ आपका अमेरिका दिखा दीजिए, यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके बना दीजिए एक क्वाड या मतलब हो गया, ठीक ना। अब देखिए ये इसका मेनली पर्पस ये है कि जो इंडो पैसिफिक का जो रीजन है, जो हिंद प्रशांत महासागर का जो ये रीजन आपका दिख रहा है ये गोल घेरा में, यहाँ पे ये ओपन, खुला, पारदर्शी, अस्थायी होना चाहिए। किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस इंडो पैसिफिक रीजन में नहीं होना चाहिए। इसका मेन क्वाड का क्या आपका उद्देश्य है। देखिए अगर क्वाड बनने का हम विकास का मोटा मोटी अगर टाइमलाइन देखेंगे तो देखिए सबसे पहले 2004 में जब सुनामी आया था, सुनामी कोर ग्रुप बना था जिसमें इंडियन ओशन जो आया था, ठीक है। उसके बाद 2007 में लोग पहली बार ऐसे मीटिंग हुए थे, मीटिंग में बैठे थे। लेकिन हाँ मेनली अगर देखा जाए पहला जो क्वाड शिखर 2021 में हुआ था, ठीक है। बाकी अभी अल्टरनेट डे पे कभी जापान में, कभी भारत में, कभी इंडिया में, ऐसा अमेरिका में, ये ऑस्ट्रेलिया में ये हो ही रहा है, ठीक ना। तो अभी मैंने देखिए अभी जो लेटेस्ट में जो अभी हुआ है क्वाड लीडर का मीटिंग हुआ है कहाँ पे, 2024 में आपका विलिंगटन अमेरिका में हुआ है। तो इसमें जो है ना जो भी इस विलिंगटन घोषणा में हुआ तो मैं आगे बताऊँगा। लेकिन हाँ देखिए अगर क्वाड का कभी एग्जाम में आप लिखते क्या क्या बात इसमें लिख सकते, देखिए 24% पूरे दुनिया की आबादी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड, 35% जीडीपी का मोटा मोटी कर रहा है और लगभग 18-20% ग्लोबल ट्रेड को भी, क्योंकि सारे इसमें अच्छे देश हैं, बड़े बड़े देश हैं। इतना इसका आपको जो डेटा अगर फैक्ट आप इस एग्जाम में लिख सकते हैं। अभी जो 2024 में क्वाड लीडर का जो समिट हुआ है जो विलिंगटन घोषणा पत्र में, देखिए इसमें क्या क्या बात मेनली हुआ है। इसमें कहा गया है हेल्थ सेफ्टी पर बात किया गया है, खास करके जो सर्वाइकल कैंसर है उसको दूर करने के लिए हम एक कैंसर मून शूट का घोषणा हुआ है, ठीक ना। उसको देखो ये कहा है कि खास करके जो भी पोर्ट है, जो भी आपका जो पत्तन है जो समुद्र के किनारे, उसमें को हमको क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया है इन सभी ने, ठीक ना। बाकी क्वाड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एक विकसित करेगा अपना, ठीक ना। बाकी क्लाइमेट चेंज पे और क्लीन एनर्जी पर हम लोग आगे सहयोग करेंगे। तो देखिए ये अभी दुनिया में अगर कोई भी समिट या कोई भी सम्मेलन होता है ये मुद्दा रहता है, क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी की बात ये दोनों मतलब इस चारों देश ने किया है। बाकी इसमें जो है ना एक
मेरी टाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन में, मतलब एक मैत्री पर भी एक घोषणा, एक सहमति बनी है। अब देखिए ये तो हो गया, अभी इसमें जो अभी हाल में जो घोषणा हुआ है, अब इसका क्वाड का मतलब ग्लोबल लेवल पर क्या इंपॉर्टेंस है, वैश्विक इसका महत्व अगर हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये है कि चाइना जिस तरीके से इंडो पैसिफिक एरिया में प्रवेश कर रहा है, चाहे वो कई पोर्ट बना रहा है और भी कई तरह के जो डेवलपमेंट का वो काम कर रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मतलब कि रणनीतिक संतुलन के दृष्टिकोण से ये क्वाड काफ़ी क्या है इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात समुद्री सुरक्षा, देखिए इंडो पैसिफिक एक बड़ा रीजन हो जाता है, इसमें काफ़ी सारा व्यापार आयात निर्यात का चीज़ होता है, तो इस यहाँ सुरक्षा के मामले के दृष्टिकोण से क्वाड एक महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्टर निकल के सामने आ सकता है। देखिए लाल सागर इलाके में काफ़ी समुद्री डकैतियाँ घटनाएं होती रहती है, या हिंद महासागर में, तो कहने होता है कि समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है ना क्वाड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इन चारों देश अगर आपस में आर्थिक सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं इन देश के लोग को तो फायदा होगा ही होगा, बाकी वैश्विक शांति और पूरे विश्व पर फायदा होगा। बाकी ये लोग जो हेल्थ और जो मानवतावाद के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, मतलब जब कोविड-19 का दौर था तो वैक्सीन को एक देश से कई जगह पहुंचना इन सब लोगों ने मिलकर, मतलब इन सब देशों ने मिलकर काम किया है। बाकी साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो जिस तरह आतंकवाद का पूरी दुनिया में बढ़ावा मिल रहा है, तो अमेरिका या भारत ये सब देश या ऑस्ट्रेलिया या जापान आतंकवाद को किसी भी मतलब हालत में ये लोग नहीं देखना चाहते हैं। तो चारों देश आतंकवाद, डेमोक्रेसी को लेके, इन सब के लेके इसका काफ़ी एक वैश्विक क्या है आपका महत्व है। और पूरी दुनिया में जिस तरह से लड़ाई चल रही है, तो ये सारे देश शांति के बात करते हैं, इंडिया हो जाए या जापान हो जाए, तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाड का जो एक बड़ा आपका वैश्विक महत्व, आप इतना पॉइंट आप एग्जाम में डील कर सकते हैं। अब अगर स्पेसिफिकली ये पूछेगा कि भाई भारत के लिए क्वाड का क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए पहला तो भारत के क्वाड की इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि चीन के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए, पहला बात इंडो पैसिफिक रीजन में एक सेफ्टी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। दूसरा रक्षा क्षमता, देखिए हम अमेरिका से बहुत सारा डिफेंस का टेक्नोलॉजी लेते हैं, ठीक ना, जापान से हम बहुत सारा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो रक्षा क्षमता में सहयोगी हो सकता है। और भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करना, क्वाड का संगठन में भारत का शामिल होना कहीं ना कहीं एक ग्लोबल स्टेटस हमारा बढ़ाता है और उन्नत तकनीक तक पहुंच, जापान टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है, अमेरिका काफ़ी आगे है, तो वहाँ से हम बहुत कुछ क्या करते हैं, सीखते हैं, और बहुत सारा एग्रीमेंट भी होता है। इंडिया के लिए इतना महत्व दिखा सकते, लेकिन हाँ क्वाड में भी कुछ चुनौतियाँ, लेकिन चुनौतियाँ इसमें मोटा मोटी क्या है आपका, चीन इसको ना छोटा नाटो कहता है, ये दिखा सकते हैं सबसे बड़ा बात, ठीक है। दूसरा कोई एक संस्थागत रूप ये अभी तक हासिल नहीं कर पाया है, इसका कोई सचिवालय नाम का कोई चीज़ सचिवालय नहीं है, ठीक ना। और चीन पर जो है ना आर्थिक निर्भरता किसकी, भारत का भी देख सकते हैं आयात, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया का भी निर्भरता, ये भी कहीं ना कहीं आपका इसके सामने इतना चुनौतियाँ आपको लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर आगे की राह अगर आपको दिखाना, आगे राह देखिए तीन बात लिखते हैं। पहली बात, इसको संस्थागत रूप दिए जाने की आवश्यकता है, सैन्य और सुरक्षा पर और सहयोग करने की आवश्यकता है, और क्वाड प्लस जो बात होती रहती है कभी कभी, तो इसमें साउथ कोरिया, सिंगापुर और भी देशों को शामिल किया जा सकता है, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन का सही ढंग से रिप्रेजेंटेशन हो पाए। आप ऐसे करके आगे राह में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन का कोई भी आंसर लिखेंगे, वे फॉरवर्ड या आगे की राह आप अवश्य लिखें, वहाँ आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलने का चांस रहता है, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। तो मैं कोशिश किया कि क्वाड में अगर कुछ भी क्वेश्चन लॉन्ग या शॉर्ट कुछ भी अगर पूछेगा बीपीएससी, आप इसको कर सकते हैं। बाकी देखिए हो सकता है कि वहाँ कुछ क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दे, लेकिन हाँ जो भी अगर क्वेश्चन ट्विस्ट भी अगर करेगा भी ना, तो आप क्वेश्चन के की टर्म को आइडेंटिफाई कीजिए और उसी के साथ आप उसको आराम से कर सकते हैं। और जो मैं लेक्चर आपको बताया बहुत कुछ आप उसमें मतलब हल करने के लायक रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग ब्रिक्स का। देखिए ब्रिक्स का रिसेंटली में कजान रूस में इसका भी मीटिंग हुआ है, ठीक ना, 16वें नंबर का मीटिंग हुआ है। इस सम्मेलन देखिए मुख्य बातें क्या था, कई नए देशों को इसमें पार्टिसिप मतलब इसमें भागीदारी मतलब इसको सदस्यता दी गई, ये कर सकते हैं, ठीक ना। और इसमें फोकस किया गया है बहुपक्षीय बात। देखिए ब्रिक्स के जितने भी मेंबर हैं वो इस बात पे है कि देखिए पहले 1945 से लेके 1990 के आसपास जो है ना दुनिया जो है ना दो ध्रुवीय था, टू पोलर था, एक अमेरिका और एक कौन था, रशिया। 1990 के बाद जैसे यूएसएसआर का विघटन हुआ, आप देखेंगे दुनिया जो यूनिपोलर में एक ध्रुवीय हो गई।
खास करके 2000 या 2005 के बाद अब कहीं ना कहीं जो है ना अमेरिका का भी कुछ रुतबा कम हुआ है। तो अब बहुत सारे इमर्जिंग कंट्री आगे निकला, जैसे रूस हो, सॉरी चाइना हो गया, आपका इंडिया हो गया, जापान हो गया, कई देश आगे बढ़ रहा है। तो अब कहीं ना कहीं मल्टीपोलर की स्थिति बनती दिखाई पड़ती पूरे दुनिया में। मतलब कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनने की बात हो रही। तो मतलब कि ब्रिक्स का इस बात पर फोकस है कि बहुपक्षवाद, मतलब कि हम जो भी एक मतलब कि ना यूनिपोलर हो ना टू पोल हो, बल्कि दुनिया में जो ना मल्टीपोलर की ओर आगे बढ़े। इसमें जो भी समस्या है, जैसे कि आतंकवाद को लेके हो जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके हो जाए, या साउथ ग्लोबल के जो मुद्दे हैं, इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो इसका मेन मीटिंग का ये मेन था। और उसके बाद इसमें कजान घोषणा में ये कहा गया कि अभी जो भू राजनीतिक तौर पे जो भी संघर्ष चल रहा है उसमें सबका राय यही है कि शांतिपूर्ण ढंग से समाधान, चाहे रूस यूक्रेन की लड़ाई हो या पश्चिम एशिया में जो भी क्राइसिस है, जो भी मानवता का वहनन हो रहा है, सबको एक शांति ढंग से जो है बातचीत करके सॉल्व करना चाहिए। ये कजान घोषणा में ऐसा कहा गया। बाकी जो है ना ब्रिक्स ग्रैंड एक्सचेंज ये लोग अपना स्टार्ट किए हुए हैं। बाकी इन लोग का एक ये भी सहमति बना है कि जो वित्तीय एकीकरण सपोर्ट हम लोग करेंगे, मतलब कि इस सारे जो जिसमें मेंबर देश हैं उनका एक कहना चाहे लोकल करेंसी में हम ट्रेड करेंगे, यूपीआई से मतलब इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएंगे, ट्रेड बैरियर को ख़त्म करेंगे। तो इन सब अपना ऐसा करके ये लोग अपना डिस्कस किए हैं। अब देखिए ब्रिक्स का अगर हम इंपॉर्टेंस की हम बात करते हैं, देखिए 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन दुनिया का ये शेयर करता है, 26% ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा करता है, और ट्रेड में लगभग 16-17% इसका है। मतलब मोटा अप्रोक्स आप इतना इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए ब्रिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, मोटा मोटी देखिए विकासशील देशों के मुद्दे को ये उठाता है, ठीक है। जो कि जो ब्रिक्स में जो देश हैं, चाइना है आपका, और भी जो 7-8 मेंबर है, कहीं ना कहीं ना विकासशील देशों के मुद्दे को उठाने की कोशिश करता है। WTO का मुद्दा हो जाए, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो जाए, अंतर्द्वीपीय पहुँच, इंडिया के लिए अंतर्द्वीपीय पहुँच कैसे है, इसमें ब्राज़ील जैसा देश है, साउथ अफ्रीका जैसा देश है, तो और भी महाद्वीपीय देशों का मेरा बेहतर संबंध हम कर सकते हैं। वैश्विक संस्था में सुधार की बात ब्रिक्स करता है, चाहे यूएनओ की बात हो जाए या और भी WTO है, जितने भी वैश्विक संस्थाएं में जो कमियां हैं उसमें सुधार के दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूँकि हम जो है ना आयात पर निर्भर हैं, 4 ब्रिक्स देशों से हम मेनली आयात करते हैं, रूस हो गया या चाइना हो गया, और भी कई देशों से हम क्या आयात करते हैं, इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और जो यूएनओ का जो SDG गोल है उसको प्राप्ति में भी ये हमारा मतलब एक बेहतर भूमिका निभा सकता है, ठीक है। चलिए बाकी देखिए बैलेंस करता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि हम क्वाड में हैं, तो क्वाड में है तो भाई उसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, बाकी ये सब कहीं ना कहीं डेवलप कंट्री है, और जो ब्रिक्स में कई सारे डेवलपिंग कंट्री भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ना ये बैलेंस अप्रोच करता है इंडिया के लिए। तो ये भी आप दिखा सकते हैं, ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंस है। अब देखिए इसमें मोटा मोटी देखिए क्या है कि अभी भी ब्रिक्स में कई चुनौतियां आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या चुनौतियां देखने को मिलेगा आपको, चीन का प्रभुत्व है इसमें कहीं ना कहीं, अभी लोकतंत्र वर्सेस सत्तावादी, जैसे चीन है, रसिया है, वहाँ तो सत्तावादी समाज सरकार है, लेकिन और सब देशों में लोकतंत्र है, ये कहीं ना कहीं मुद्दा है इसमें। चीन की क्षेत्रीय और वैश्विक महत्वाकांक्षा, जैसे चीन आप हमारे पड़ोसी देशों में अपना विकास कर रहा है, तो वो भी एक समस्या का विषय है। और डॉलर का मुकाबला ये लोग जो ब्रिक्स के लोग नहीं कर पा रहे, तो इसमें भी कर सकते, ठीक ना। इसमें आगे का इसमें यही होना चाहिए कि ग्लोबल साउथ पर साथ आना चाहिए, और जो भी इन देशों का आपसी मतभेद है उसको सॉल्व करके आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें लास्ट टॉपिक संघाई का देखिए क्या है, संघाई में इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए अभी हाल ही में इस्लामाबाद में काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का मीटिंग हुआ है, ठीक ना, जिसमें कि हमारे देश से एस जयशंकर जी विदेश मंत्री गए हुए थे। देखिए इसमें मोटा मोटी देखिए संघाई का जो मेन इसमें कॉन्सेप्ट क्या देख लीजिए। पहली बात तो ये 42% पूरे दुनिया की आबादी का ये रिप्रेजेंट करता है, 20% GDP का, और इसमें लगभग 10 मेंबर हैं। इसमें इंडिया पाकिस्तान अभी जो है ना जनवरी 2017 में इसमें ज्वाइन किया है संघाई को। अब देखिए ये जो अभी जो इस्लामाबाद में जो मीटिंग हुआ था, इसका प्रमुख अंश या प्रमुख पॉइंट क्या है, इसमें क्या चर्चा किया गया। पहला ये कहा गया कि विश्वास और सहयोग की कमी की चर्चा की गई, क्योंकि जैसे पाकिस्तान ही है या चाइना में जो है ऐसा हमारे से रिश्ता इन दोनों का कहीं बेहतर नहीं है, तो विश्वास सहयोग की जो कमी है उसको दूर करने का इसमें बात किया गया। जो सीमा पार आतंकवाद है या जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसकी चिंता भारत की तरफ से व्यक्त की गई है।
3 चुनौतियों पर मेनली चर्चा किया गया है, आतंकवाद पे, अलगाववाद पे और उग्रवाद पे, क्योंकि जो भी संघाई के देश कुछ कुछ हैं इन सब समस्याओं से जूझ रहा है। और बाकी बहुपक्षीय बात पर ये लोग काम मतलब चर्चा की हैं, और जो भी दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें सुधार का भी बात की है, चाहे यूएनओ की बात हो जाए। और एक बात इसमें है कि भाई पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं कौन सा विकास हो, सामूहिक विकास हो, इस पर भी चर्चा हुई है। और क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क की बात की गई है, चाहे संघाई के भीतर के देश की बात हो, एनर्जी पर सहयोग की बात की गई है, डिजिटल पर सहयोग की बात, इस सब बात पर सहयोग करने की चर्चा की गई। और देखिए संघाई का जो है ना जुलाई 2024 में शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ, कजाकिस्तान अस्ताना में, ठीक है। इसके प्रमुख बिंदु आप में भी पूछ सकता है, देखिए इसमें प्रमुख बिंदु क्या था, 25 रणनीतिक समझौते पर मंजूरी दी गई थी। इसमें मेनली क्या था कि 2035 तक जो हम लोग ना संघाई सहयोग जो संगठन है विकास रणनीति तैयार किया, जिसमें आतंकवाद को ख़त्म करना है, अलगाववाद को दूर करना, उग्रवाद को मुकाबला करना है, नफरी दबावों का रोक लगाना है, मादक तस्करी नहीं करना, ऊर्जा सहयोग करना, आर्थिक विकास करना है, इको पर्यटन सहयोग करना, इस सब मतलब 25 तरह का रणनीति, इस तरह का इम्पोर्ट आप इसमें याद रख सकते हैं। अब देखिए संघाई का या संघाई संगठन का भारत के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए पहली बात तो क्षेत्रीय सहयोग की बात करता है, तो इसमें जो भी मेंबर हैं हमारे आसपास के ही मेंबर हैं, मतलब हमारे देशों के नज़दीक के मेंबर हैं, तो ये इसमें क्षेत्रीय सहयोग की बात है। क्योंकि संघाई का एक मेन जो कॉन्सेप्ट है इस ग्रुप का कि आतंकवाद का विरोध करना, आतंकवाद से भारत तो जूझ ही रहा है, तो आतंकवाद से मुद्दे को दूर करने के लिए एक संगठन इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्रीन एनर्जी से मुद्दे को भी सॉल्व करने में ये आपका संघाई मतलब कि सहयोग कर सकता है। लेकिन हाँ इसमें भी चुनौतियाँ क्या है, वही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है, और रसिया चाइना फैक्टर और पाकिस्तान चाइना फैक्टर भी कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा चुनौती निकल के सामने आता है। तो बस यही कि जो भी इसमें प्रॉब्लम्स है उसको बातचीत के जरिए या और कूटनीतिक प्रयास के जरिए जो ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये इसमें मोटा मोटी मैं कोशिश किया शॉर्ट में जो भी की टर्म है इस सारे पॉइंट का मैं डिस्कस किया। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में और भी कई सारे मैं करंट अफेयर टॉपिक लूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।